प्रदीप सर, जब विदेश में राहुल गांधी पहुंच तो गए हैं, अब जब वहां बोलेंगे, बात होगी तो निश्चित तौर पे चर्चा वोट चोरी की आएगी। और जब वोट चोरी की चर्चा होगी तो फिर हमारे देश की मीडिया को सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे अहम जो माध्यम है भाई, वो वही है इस देश में काउंटर कराने के लिए। लेकिन सवाल मेरा ये उठता है, आप एक पत्रकारिता के लंबे कैरियर का अनुभव से अगर हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, तो फिर मीडिया क्या करेगा हमारे देश का? क्या ऑप्शन रहेगा उसके पास? क्या वो बताएगा कि वहां पर राहुल गांधी ने किस कंटेस्ट में वोट चोरी की बात कही है? क्योंकि अगर उसको चर्चा करेगा तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना कि वहां पर फलाने विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी को बुलाया, या फलाने राजनीतिक संगठन ने वहां पर राहुल गांधी को बुलाया। तो ये सच भी तो बताना पड़ेगा देश को। आप देखिए राय साहब, दो चीजें हैं। जहां भी राहुल गांधी जाएंगे दो चीजों पे जरूर सवाल पूछे जाएंगे। एक तो आपने कहा वोट चोरी पे, दूसरा सोनम वांगचुक को लेकर भी जरूर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल कैरेक्टर है वो, उनको सब पहचानते हैं, सब उनके काम को जानते हैं। तो ये दोनों पे सवाल पूछेंगे, लेकिन उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा दूसरी चीज पे बात कर लूं कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने पहला सवाल प्रेम भाई से पूछा था कि भाई कांग्रेस ने इस बार जो सारा डिटेल दे दी गोदी मीडिया और ये क्या करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के ये सारी डिटेल रखी है। वो एक्चुअल में गोदी मीडिया से खेल रहे हैं। गोदी मीडिया को पहले कह दिया कि देखिए ये टॉपिक पे बात करेंगे, राहुल गांधी यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। सारी ट्रोल मीडिया को पहले ही दे दिया कि ये टॉपिक है, जो तुम उखाड़ सकते हो, जो निकाल सकते हो निकाल लो। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया टीम कांग्रेस की इनकी टीम पे बहुत भारी है। ऑलरेडी वो जानते हैं कि क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इससे पहले सब दे दो। दूसरी बात, एक पूरे देश की जनता को मैसेज दे के गए हैं कि राहुल गांधी जो जा रहे हैं इन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। जबकि ये जो मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं, ये कौन करता है इन मुद्दों पर बात? इन मुद्दों पर बात वो करता है जिसके पास सत्ता होती है। द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार को लेकर, टैरिफ उसको लेकर, क्या मैं कहीं बिहाइंड द लाइन पतला सा बीच में ये पढ़ रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी प्रिपरेशन कर रहे हैं? उसका इशारा है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि अब वक्त उनका आने वाला है। इसलिए पहले से ही, क्योंकि जो कमियाँ इस वक़्त इस सरकार की है, ख़ास करके इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर, उसको पहले से ही उस पर काम करना चाह रहे हैं। यानी होमवर्क पहले से करके रख रहे हैं। अपना होमवर्क पहले से तैयार रख रहे हैं, अपनी ज़मीन तैयार करके रख रहे हैं और पूरे दुनिया को ये मैसेज दे के जा देना चाह रहे हैं इस टूर के ज़रिए, या जो भी जितनी भी कोशिश है कि उनकी सोच प्रेजेंट रिजीम से कितनी अलग होगी। क्योंकि सवाल उनसे इंटरनेशनल उस पे भी पूछा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है यूक्रेन रशिया पे पूछा जाएगा, अपना इसराइल और उस पे पूछा जाएगा, सब पे पूछा जाएगा, वो जानते हैं। और सब पे अपना नजरिया रखेंगे और जाहिर सी बात है उनके नजरिए में और प्रेजेंट रिजीम के नजरिए में फर्क होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी करके जा रहे हैं। और खास करके दक्षिण अमेरिकी देशों का दौरा एक लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है और वो कह रहा है कि हम सेकंड जनरेशन लीडरशिप से भी मिलेंगे, वहां व्यापारियों से भी मिलेंगे, जो बड़े उद्योग घराने हैं उनसे भी मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्या वो जो मिलने आएंगे उनको मालूम नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, सबको मालूम है। लेकिन इससे मैसेज ये जा रहा है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज राहुल गांधी पहुंचाने की कोशिश करें कि भारत में अब प्रेजेंट रेजिम का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये कभी भी जा सकती है और जो रिप्लेसमेंट के तौर पे जिसे अभी देखा जा रहा है, उसकी इंटरनेशनल उसको लेके क्या सोच है? अमेरिका के इस टैरिफ वॉर से लड़ने की क्या प्लानिंग है? कैसे वो जो है वो इस देश की जनता को दिखाना चाहते हैं? क्योंकि देश की जनता भी पूछेगी ना कि भाई राहुल गांधी, आप ये तो कह रहे हैं कि भाई देखिए झुक गया ट्रंप के आगे, मोदी जी ने ये मान लिया, जो मैंने कहा था वो मान लिया। आप भी तो बताइए, आप इसका क्या अल्टरनेट करेंगे? आपके पास क्या रास्ता है? वो रास्ता यहाँ से तलाशने जा रहे हैं और उस रास्ते को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है ये टूर का बहुत जानबूझ के सोच समझ के पूरा ये अ, इसीलिए दिया गया कि बताया गया पूरा प्लान कि राहुल गांधी क्या-क्या करेंगे। रही बात ट्रोल मीडिया की और गोदी मीडिया की, अब तो ये जो प्लानिंग जिस तरह से सोच समझ के किया गया, अब झक मार के मीडिया को राहुल गांधी को कवरेज देनी पड़ेगी। आप हट नहीं सकते। जब ये सारे जितने मैंने 4-5 मुद्दे गिनाए, जब इन पे सवाल पूछे जाएंगे और राहुल गांधी जो जवाब देंगे, उनसे आप हट नहीं सकते। आप कोशिश करेंगे कि उसमें से क्या नेगेटिव निकालें, क्या काट छाट करके क्लिप कटवा बन के, क्या छोटी क्लिप करके किसी तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी की जा सके।
लेकिन इस देश के लोगों को पहले क्या होता था, राहुल गांधी जाते थे, राहुल गांधी के उससे टूर को लेके कुछ भी निकाल के वायरल कर देते थे, लोग सवाल पूछते थे कि भाई राहुल गांधी जाते क्यों है विदेश? ये सवाल जनरल किसी के भी दिमाग में आ सकता था कि क्यों जाते हैं, इतना लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तो सत्ता उनके पास नहीं है और क्यों बोले? ये इस बार पहले ही साफ करके जा रहे हैं, पूरे देश को बता के जा रहे हैं कि मैं कहाँ-कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ और किन टॉपिक पे जा रहा हूँ, ताकि इनकी जो एक एक कोशिश रहती है कि क्लिप्स को या किसी भी खबर को ट्विस्ट करके अपने हिसाब से राहुल गांधी के अगेंस्ट इस्तेमाल करने की, उसको पहले से एक जो उसकी ज़मीन है वो काफ़ी खाली कर दी जाए। एक तरह की इस तरह की कोशिश, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 चीज़ें इसमें साफ दिख रही, क्योंकि आज कांग्रेस ने जिस तरह से एक ने नहीं कई नेताओं ने ये सारा टूर प्रोग्राम जो है उनका एक ही लैंग्वेज में सबने डाला है। तो इसका मतलब यही है कि एक तो संदेश क्लियर है। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी का ये संदेश मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि अब गोदी मीडिया या ट्रोल मीडिया या आईटी सेल, इनसे वो घबरा नहीं रही कांग्रेस। अब बाकायदा चैलेंज कर रही है कि तुमसे जो बिगड़ सकता है बिगाड़ दो, ये रहा एडवांस में तुम्हारे लिए सारा मटेरियल, अब जो कर सकते हो करके देख लो, जिसमें दम होगा वो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब। जी। एक नेता के, एक राजनीतिक के तौर पर, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर विदेश राहुल गांधी जाते हैं तो उस पर रोडने पीटने का क्या पर्पज होता है, ये समझ में नहीं आता। घंटों की डिबेट में इस पर रोना पीटना मचाया जाता है कि राहुल गांधी विदेश चले गए। प्रधानमंत्री जो देश में कम रहते हैं उन पर कभी बात नहीं होती कि आखिर प्रधानमंत्री के पास, आज मैं दिन भर, आज सोशल मीडिया पर दिन भर ये इसकी जो है खूब ये सवाल तैरता हुआ मैंने देखा है, जहां पर ये पूछा जा रहा था या ये कहा जा रहा था कि दुनिया के ये पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके पास इतना समय है कि ये हर दूसरे दिन 2-4 किलोमीटर का रोड शो कर लेते हैं और उस रोड शो पर देश का करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता है। सवाल जवाब जिस पर होना चाहिए वो गायब रहता है। हरिशंकर सर, मैं इस पे एक तो राय साहब, जी इस पे जी मेरी भी एक लाइन है। मैं मोदी साहब को कहता हूँ दुनिया का सबसे महंगा ट्रैवल ब्लॉगर। कभी काम की बात तो निकलती नहीं है। मोदी जी को ने यहाँ डांस देखा, मोदी जी ने वहाँ ढोल बजाया, मोदी जी ने यहाँ कपड़े फाड़े, ये का वही दिखता है ना नए नए। तो दुनिया के सबसे महंगे ट्रैवल ब्लॉगर मोदी जी हैं, जितने ट्रैवल ब्लॉगर दुनिया के किसी को भी दे दें। जी प्रदीप सर, ये जो अतिरिक्त शक्ति प्रदर्शन है, ये फिलहाल अभी अगले कुछ समय तक युवाओं पर ही भारी रहने वाला है। भाई राहुल गांधी अगर जब वहां जा करके इन सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेट में दर्द और बढ़ेगा और फिर उसका जो है गुस्सा वो वापस इन्हीं युवाओं पर निकाला जाएगा। अब ये तो राय साहब, मुझे लगता है वक्त बदल चुका है। अब युवाओं पे गुस्सा नहीं निकलेगा, युवाओं का गुस्सा निकल रहा है। मुद्दा युवाओं पे भारी नहीं पड़ रहा, युवाओं का मुद्दा अब इस सरकार पे भारी पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैंने वो दौर भी देखा है, हम चैनलों में काम करते थे सीनियर पोजीशन पे, जब मनमोहन सरकार का दूसरे दौर में जब वो सारे स्कैम्स बाहर आने शुरू, एग्जैक्टली उसी तरह के साइंस अब मिलने लगे। उस वक्त भी सरकार बहुत सारी चीजें कंट्रोल करना चाह रही थी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही थी, सारी चीजें निकल रही थी हाथ से, रेत की तरफ फिसल रही थी। उसी तरह इस वक्त भी सरकार देखिए, अगर आप मीडिया जेब में होने के बावजूद जो चीज अब मुद्दे को पकड़ने की कोशिश करती है, दूसरा मुद्दा कहीं खड़ा हो जाता है, दूसरा को कंट्रोल करने की करती है, तीसरा खड़ा हो जाता है, और जो सही करने की कोशिश करती है वही गलत पड़ता है। वरना आप सोचिए, अगर पहले टर्म की मोदी सरकार या दूसरे टर्म की मोदी सरकार भी होती, उस वक्त का जो कारगुजारी या जिस तरह से काम करती थी, वो सरकार उसी तरह से काम करती तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार नहीं करती। इस वक्त बड़े इमेच्योर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हर चीज को बड़ी आसानी से 2 शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है। एक घुसपैठ, दूसरा जिहाद। किसी भी उसके साथ जिहाद शब्द जोड़ दो, बचने का एक तरीका मिल जाता है। या कह दो कि भई ये जो घुसपैठियों को घुसपैठिए थे उन्होंने किया। लद्दाख में नेपाल के लोग ढूँढ रहे हो। तो इस एक देखो ना, बार-बार एक ही हांडी को आप चढ़ाओगे तो एक दिन तो वो खिचड़ी जलेगी ना उसकी। अब बार-बार आप कह रहे हो घुसपैठिए, तो सवाल फिर तो उठेंगे ही ना, भई हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है फिर घर पे? किस लिए वो गृह मंत्री है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अगर हर जगह इस देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं, बताओ नेपाल के जेन ज़ी लद्दाख पहुँच गए। ये तो कोई 50 साल पहले तो नहीं आए, इसका मतलब ताज़ा-ताज़ा आए हैं वहाँ पर। तो हमारा गृह मंत्रालय किस काम का?
झारखंड में कहते हैं जो है वो घुसपैठिए घुसे, बांग्लादेशी घुसे, बिहार में बांग्लादेशी घुसे, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसे। हर जगह अगर घुसपैठिए घुसे हैं तो फिर तो सबसे पहले गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। जब आपके विदेश नीति फ्लॉप हो रही है, कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं है, रूस जैसा सबसे अच्छा दोस्त आपके हाथ से निकल गया, तो विदेश मंत्री कहाँ है? विदेश मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए तुरंत। ये सवाल अब उठने लगे हैं, ये पिछली पहली 2 टर्म में इस तरह के सवाल नहीं उठ रहे थे। आज मैं देख रहा था कहीं सोशल मीडिया पे, देहरादून के एक लड़के ने बहुत अच्छी बात बोली है। उसने कहा है कि अगर धर्म के नाम पर हमें राजनीति में इस्तेमाल करना चाहोगे, तो धर्म अब ये वो नहीं होगा। अब धर्म के नाम पर जो है युवाओं को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, कुछ इस तरह की बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी। अब जो उत्तराखंड के जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उसमें जो बच्चे अपनी बातें रख रहे हैं जिस तरह की, वो देख के बड़ा वो लग रहा है कि एक एक लड़का कह रहा है कि मैं संस्कृत के इतने श्लोक जानता हूँ, इतनी चौपाइयाँ जानता हूँ कि कोई सत्ताधारी पार्टी का वो चैलेंज कर रहे थे कि कोई भी मुझसे आके चैलेंज कर ले, लेकिन मैं अपने बेरोज़गारी के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे के लिए खड़ा हूँ। तो इस तरह की जब सोच बदलने लग जाए ना युवाओं की, जब इस देश में है कौन? कौन सरकार चुनता है, किसके पास है सबसे बड़ी ताकत? इस देश में जेन ज़ी और जेन वाई जो है, इन्हीं 2 के पास है ना, 51% से ज़्यादा है ये दोनों। ये दोनों 1981 के से लेके 2012 तक की जो जनरेशन है, वो 51% है वोटिंग उसमें। तो इन्हीं के पास ताकत है, आप इन्हीं को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और एक गलती और कर रही है बीजेपी। बार-बार जेन ज़ी को निशाना बना के उन्हें अपने खिलाफ कर रही है और उनको राहुल गांधी से जोड़कर राहुल गांधी के नज़दीक कर रही है। अनकंडीशनली या अनइंटेंशनली आप राहुल गांधी को उनका नेता बना रहे हो। वो अगर नहीं भी सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की बात माने या राहुल गांधी के साथ जाए, तो बीजेपी ज़बरदस्ती दोनों को जोड़ के उनको एक साथ कर रही है। तो राहुल गांधी को क्या चाहिए? ये चाहिए वो तो युवाओं को जोड़ने की बात ही कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द क्या लिख दिया? उन्होंने 3 लाइनें लिखी थी। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के जेन ज़ी। युवा और स्टूडेंट पे बीजेपी को दिक्कत नहीं है, जेन ज़ी पे दिक्कत आ गई। तो जेन ज़ी पे दिक्कत आ गई। जेन ज़ी पे दिक्कत इसलिए आ रही कि बिहार में, इस देश में सबसे ज़्यादा जेन ज़ी अगर कहीं है, तो बिहार में है। 370 मिलियन जेन ज़ी है शायद इस देश में, जहाँ मैं आंकड़ा कहीं देख रहा था। तो वो बिहार की दिक्कत आपको आ रही है, बिहार में लठ पड़ रहे हैं, उनको जेन ज़ी सवाल पूछते हैं तो वहाँ उनको लठ पड़ते हैं। उत्तराखंड में जो है वो सड़कों पर खड़े हैं। कर्नाटक में, यहाँ तक कि कर्नाटक में भी सड़कों पे खड़े हैं। असम में आज आप देश के किसी कोने में देखिए, लद्दाख से लेके मणिपुर तक, असम से लेके गुजरात तक, सब जगह आपको सड़कों पर दिख रहा है। कौन दिख रहा है? ज़्यादातर युवा है। यहाँ तक कि ये जो आई लव मोहम्मद वाला इश्यू है, इसमें भी आप अगर चेहरे देखो तो ज़्यादातर चेहरे नौजवान चेहरे हैं इसमें भी। वो उस इश्यू पे मैं अभी नहीं जाऊँगा कि वो सही है या गलत है, लेकिन चेहरे कौन है? चेहरे युवा हैं। तो आप अपनी स्क्रीन अगर टीवी पे देखोगे, अगर आप अलग-अलग देखोगे, तो आपकी भर जाएगी 8-10 जगह पर आपको दिखेगा कि युवा सड़कों पर है। और जब देश में युवा सड़क पर हो ना, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हवा ने अपना रुख बता दिया है कि भाई अब हवा किस तरफ बहने वाली है। और जब हवा बहती है, फिर वही शेर सही निकलता है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही। एक और चीज है, इतिहास, चूंकि भाजपा वाले इतिहास की बात करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वो केवल एक बहुत स्पेसिफिक इतिहास की बात करते हैं और उनका इतिहास सिर्फ इतने पर ही है कि 70 सालों में इस देश में क्या काम हुआ। उनके एक ही लाइन का अच्छा, इतिहास है, वही सवाल है, एक ही जवाब जी। है। जी प्रदीप सर, कुछ कहना चाह रहे थे? एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हरि भाई ने बहुत अच्छी एक वो तस्वीर निकलवाई जो आपने दिखाई, इंदिरा गांधी वाली। इतिहास के लिए एक मुझे लगता है बीजेपी का ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। अगर बीजेपी पावर में नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ, तो आज की जनरेशन नेहरू, इंदिरा, सरदार पटेल इनको नहीं पढ़ती। लेकिन ये सत्ता में आई, इन्होंने इनके इतिहास पर, इनके लेगेसी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, तो नेहरू घर-घर तक पहुंचा। अब इंदिरा घर-घर तक पहुंच रही है, कांग्रेस की लेगेसी घर-घर तक पहुंच रही है। सावरकर का जो इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांटा, वो पहुंचाने के चक्कर में उसकी असलियत भी घर-घर तक पहुंचा दी है। कम से कम मैं इतने कंट्रीब्यूशन बीजेपी का मानता हूँ कि कम से कम नेहरू तो पढ़ाया इन्होंने युवा जनरेशन को, कम से कम इंदिरा गांधी के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। जब इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं तो इमरजेंसी के दोनों रूप जो है सामने आते हैं ना, आप तो गूगल पे दोनों चीजें दिखाता है। तो कम से कम ये तो एक सही काम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल।